मेरा नाम है पवन द्विवेदी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल। 9th क्लास के अध्याय 9 में बल और गति के नियमों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके भाग 2 में आज हम कौन कौन सी अवधारणाओं को समझेंगे, चलिए देखते हैं। तो आज के इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे गति के तीसरे नियम का और संवेग संरक्षण के नियम को समझेंगे। अब तक जो आपने समझा है उसके बारे में भी रिकॉल करेंगे। देखिए, गति का तीसरा नियम समझने से पहले आपने फोर्स को समझ लिया है। बल धक्काव या किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को धक्का देना होता है, पुश या पुल होता है। साथ ही हमने न्यूटन के पहले नियम को भी पढ़ लिया है। पहला नियम ये कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। और जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं, यानी जब तक कोई असंतुलित बल किसी वस्तु पर कार्य नहीं करता तब तक वस्तु अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करती। साथ ही हमने द्वितीय नियम भी न्यूटन का पढ़ा। द्वितीय नियम का स्टेटमेंट क्या था? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और इसी नियम से हमने बल को निकालने का सूत्र निकाला, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma। तो बात यह है बच्चों कि न्यूटन का पहला नियम हमें यह बताता है कि बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। और न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल मापने की विधि मिलती है जो कि F बराबर ma है। यह हमने सीखा। अब सवाल ये उठता है, गति का तीसरा नियम हम समझने जा रहे हैं कि अब तीसरे नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तीसरा नियम है क्या। आप सभी ने जन्मदिन पर या किसी उत्सव पर गुब्बारे को अवश्य हवा में भरकर फुलाया होगा। गुब्बारे में हवा भरी होगी और उसको फुलाया होगा, और यदि वो आपके हाथ से छूट जाता है तो आपने देखा होगा कि गुब्बारा ऊपर की दिशा में गति करने लगता है। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है, ये गुब्बारा ऊपर की तरफ क्यों जाता है? इसका जवाब हमें न्यूटन के तीसरे नियम से मिलता है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। यदि किसी वस्तु पर क्रिया बल लग रहा है तो दूसरी वस्तु पर प्रतिक्रिया बल भी लगता है। जैसे इस गुब्बारे से हवा बाहर की ओर निकलती है, ये एक्शन फोर्स है, और ऊपर की तरफ जाना ये रिएक्शन है। तो प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ये इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम इसे और आगे समझते हैं। ये तो हमारा नियम हुआ कि प्रतिक्रिया बराबर होती है, लेकिन जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है, उसी क्षण बल लगता है। और ये दोनों बल परिमाण में यानी मात्रा में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। एक बात और इस नियम में ध्यान देने योग्य है कि ये हमेशा युगल में रहेंगे, जोड़े में रहते हैं। बल क्रिया बल होगा तो प्रतिक्रिया भी बल होगा, और दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। कभी भी एक वस्तु पर ये दोनों बल नहीं लगेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे ये बैलून ऊपर की ओर जा रहा है, ये प्रतिक्रिया बल है, और बैलून जो है गैस पर बाहर की ओर बल लगा रहा है, तो गैस बाहर निकल रही है और गैस बैलून पर बल लगाती है जिससे वो ऊपर की तरफ जाता है, उस गुब्बारे पर बल लगाती है। अब एक बल को हम क्या कहते हैं? क्रिया बल, और दूसरे बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल। किसी भी बल को हम क्रिया बल मान सकते हैं तो दूसरे बल को हम क्या मानेंगे? प्रतिक्रिया बल मानेंगे। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आप सड़क पर चलते हैं या स्केट करते हैं, तो जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप आगे पैर, एक्शन आपका क्या हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप जमीन पर एक फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जमीन भी, पृथ्वी भी आपके पैरों पर एक बल लगाती है जिसके कारण आप चल पाते हैं। जैसे एक्शन क्या है? यू पुशिंग ऑन ग्राउंड, आप जमीन पर बल लगा रहे हैं, ये हमारा क्रिया बल हो गया। पृथ्वी आपके पैरों पर बल लगा रही है, ये प्रतिक्रिया बल हो गया। वो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से इस गुब्बारे के उदाहरण में हमने समझा था, एक क्रिया बल और एक प्रतिक्रिया बल। अब
क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान होते हैं। एक बात और इससे निकलती है, ये दोनों परिमाण में बराबर होते हैं और दिशाओं में विपरीत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये त्वरण समान परिमाण का उत्पन्न करें। वस्तु के वेग परिवर्तन की दर समान ही हो दोनों बलों की, दोनों बल परिमाण में समान जरूर हैं, दिशाओं में अपोजिट हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनसे जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो भी समान हो, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्यरत होता है और त्वरण का द्रव्यमान से संबंध है। कैसे? ये भी तृतीय नियम का एक उदाहरण है कि जैसे बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। इस स्थिति में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल लगाया जाता है, इसको हम क्रिया बल मान सकते हैं, और गोली भी बंदूक पर एक समान विपरीत दिशा में बल लगाती है। लेकिन आपने देखा होगा गोली बहुत तीव्र वेग से, गोली का त्वरण बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र वेग से आगे निकलती है और व्यक्ति को हल्का सा झटका लगता है। यानी एक बल का जो त्वरण है, एक बल द्वारा उत्पन्न त्वरण वो कम है और दूसरे बल द्वारा उत्पन्न त्वरण अधिक है। अब हम इसको समझते हैं। इस स्थिति में होता क्या है, बंदूक पीछे की ओर जाएगी, पीछे की ओर धक्का लगेगा तो प्रक्षेपित होती है, लेकिन उसका वेग, बंदूक का वेग गोली के वेग से कम होता है। इसका कारण क्या है? जैसे ये देखिए आप, रिकॉइल फोर्स ऑन द गन ये कम होगा, प्रतिक्षेपित वेग कम होगा, लेकिन जो बुलेट पे फोर्स लग रहा है, गोली पे जो वेग हो रहा है, गोली से वेग जो उत्पन्न हो रहा है वो ज्यादा होगा। तो इसका कारण न्यूटन के दूसरे नियम से मिलता है। न्यूटन का दूसरा नियम हमने पढ़ा और हमने किया F बराबर ma, तो इससे त्वरण का सूत्र क्या आया, पक्षांतर हमने किया, तो F बराबर क्या आ गया ma, ये m अपॉन a बराबर आ गया F अपॉन m, ये m का हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब यहां ये रेसिप्रोकल रिलेशन आ गया, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध आ गया। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ये चीज यदि कम होगी तो ये चीज ज्यादा होगी। यदि मास कम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मास यदि ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, बंदूक का मास जो है वो ज्यादा होगा, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से कम होता है। ये कारण है अलग अलग त्वरण उत्पन्न होने का। भले ही बल परिमाण में समान हो और विपरीत हो, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न त्वरण अलग अलग होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है संवेग संरक्षण का नियम। अब हम इसको समझते हैं। संवेग संरक्षण का संवेग हमने पढ़ लिया है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है, निकाय का मतलब होता है एक सिस्टम। दो यदि गेंदें हैं और आपस में वो टकरा रही हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, निकाय बनाएंगी, एक सिस्टम बनाएंगी। तो यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो पहले का संवेग और बाद का संवेग क्या होगा, बराबर होगा, संवेग संरक्षित होगा। दो वस्तुओं के टकराने की प्रक्रिया में उनका कुल संवेग अपरिवर्तनीय या संरक्षित होता है। इस नियम को हम इस तरह से भी कह सकते हैं। ये दो वस्तुएं हैं, यदि इस ए वस्तु की वेलोसिटी ज्यादा है, ए वस्तु की वेलोसिटी ज्यादा है और बी की वेलोसिटी कम है, ए का वेग ज्यादा है और बी का वेग कम है, और ये दोनों एक ही दिशा में सरल रेखा में चल रही हैं, तो इसका वेग ज्यादा होगा तो ये इससे टकरा जाएगी तो इनके टकराने के पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होगा। ये संवेग संरक्षण का नियम है। तो इस नियम को अपनी कॉपी में पहले नोट कर लीजिएगा। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। हमने ये मान लिया कि दो गेंदें हैं ए और बी, जिनके द्रव्यमान एम ए और एम बी हैं। ये यू ए और यू बी वेग से गति कर रही हैं, जिसमें यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। यू ए का मान यू बी से अधिक है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने का समय कितना है, स्मॉल टी है। तो गेंद ए जो है वो गेंद बी पर जो बल लगाती है उसका नाम हमने दे दिया एफ ए बी। ये क्या दे दिया, एफ ए बी। और गेंद बी गेंद ए पर जो बल लगाती है उसका नाम दे दिया एफ बी ए। टकराने के बाद गेंद ए का वेग क्या हो जाता है, ये टकराने से पहले की स्थिति है। टकराने के बाद गेंद ए का वेग वी ए है और गेंद बी का वेग वी बी है।
टकराने के बाद दोनों सरल रेखा में ही चलती हैं और एक का वेलोसिटी va है और दूसरे का वेलोसिटी vb है। ये हमने सपोज कर लिया। ये टकराने के बाद की स्थिति है। अब हमने अभी संवेग संरक्षण में पढ़ा कि टकराने के पहले का संवेग टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। यह संवेग संरक्षण का नियम है। तो सबसे पहले हम गेंद ए का संवेग निकालें। संवेग हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि मैं पूर्व में ही बता चुका हूं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो गेंद ए का द्रव्यमान क्या है, ये दिख रहा है ma, और इसका प्रारंभिक वेग क्या है, ua है, u सफिक्स a है। तो इसका प्रारंभिक पहला गेंद का संवेग होगा टकराने से पहले ma ua, क्योंकि द्रव्यमान और वेग का गुणा करेंगे। टकराने के बाद गेंद ए का संवेग क्या होगा, ma और va इंटू va, क्योंकि va इसका टकराने के बाद का वेग है। अब टकराने के पहले b का क्या निकलेगा, mb ub, द्रव्यमान गुणित वेग, और टकराने के बाद b का संवेग क्या निकलेगा, mb vb, क्योंकि इसका वेग vb है। ये हमने निकाल लिया। अब टकराने के समय गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर, देखिए दर मैंने आपको बताया बटे समय होती है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो हम वेग परिवर्तन में समय का भाग देते हैं। तो दर निकालना है तो बटे समय करना है। परिवर्तन निकालना है तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाना है। किसी भी चीज का आप परिवर्तन निकालेंगे तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाएंगे। तो हमें निकालना है टकराने के समय गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर। तो हम क्या कर रहे हैं, संवेग में परिवर्तन हमने निकाला टकराने के पहले। तो देखिए MAVA ये अंतिम संवेग है, किसका, टकराने के बाद गेंद ए का MAVA, और ये टकराने के पहले का है MAUA। इसमें से इसको घटा दिया और समय का भाग दे दिया, ये संवेग परिवर्तन की दर आ गई गेंद ए की। और अब इसी तरह से इस MA को हम दोनों में दिख रहा है, तो MA को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा VA माइनस UA और नीचे T आ जाएगा। अब आपने पढ़ा है न्यूटन के दूसरे नियम में कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, F इजिकल टू ma, जिससे हमने निकाला था समानुपाती होती है और k का मान 1 होता है, तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर ये है। अब A द्वारा B पर जो आरोपित बल है वो हमने क्या माना है, FAB माना है, यही माना है। तो ये जो संवेग परिवर्तन की दर है MAVA माइनस UA, ये FAB के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे का हम निकालेंगे तो वो ये आएगा, MB VB में से MB UB हम घटाएंगे और इसी तरह से बिल्कुल इस तरह से करेंगे और MB को कॉमन ले लेंगे, तो VB माइनस UB अपॉन T आ जाएगा। ये B द्वारा A पर लगाया गया बल है, तो ये आरोपित बल के बराबर होगी। अब न्यूटन का तीसरा नियम यहां आता है। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। इसका मतलब होता है क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं और विपरीत बल के लिए हम ऋणात्मक लगाएंगे। तो क्रिया बल क्या है, FAB, प्रतिक्रिया बल क्या है, FBA। तो FAB माइनस FBA के बराबर होगा। गेंद A द्वारा B पर लगाया गया बल FAB और गेंद B द्वारा A पर लगाया गया बल FBA, ये ऋण होगा क्योंकि ये बल बराबर और विपरीत होते हैं। विपरीत के लिए इसमें क्या आया, ऋण आया। हम दोनों की वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो हमने अब तक ये किया है कि FAB और FBA हमने निकाल लिया। न्यूटन के तीसरे नियम से आप देखिए, गेंद A द्वारा B पर लगाया गया बल बराबर माइनस गेंद B द्वारा A पर लगाया गया बल। ये वैल्यूज आप यहां रख दीजिए। FBA बराबर माइनस FBA, FAB बराबर माइनस FBA। तो ये FAB की वैल्यू MAVA माइनस UA अपॉन T, ये FBA की वैल्यू MBVB माइनस UB अपॉन T, ये आ गया। अब इस T से इस T को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास, और ये ब्रैकेट को खोल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा MAVA माइनस MAUA, ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस MBVB और माइनस का गुणा होगा तो प्लस MBUB, ये हो गया।
अब हमने क्या करना है, ये जो है माइनस का इसको यहां पक्षांतर कर दें और ये जो माइनस का है उसका यहां पक्षांतर कर दें, यानी इसको हम यहां ले जाएं और इस वाले को यहां ले जाएं, तो हमारे पास हो जाएगा MAVA प्लस MBVB इज इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। अब देखिए आप, ये आ गया MAUA, ये वाला जो टर्म है हमने इस तरफ लिख लिया और ये वाला टर्म इस तरफ लिख लिया, MAUA प्लस MBUB बराबर MAUA प्लस MBVB। यहां भी दिख रहा है आपको, ये अंतिम वेग था, यहां इस तरफ दोनों में UA और UB दिख रहा है, ये प्रारंभिक था। तो ये जो संवेग है ये प्रारंभिक संवेग है और ये जो संवेग है कुल संवेग ये अंतिम संवेग है। ये A का संवेग है प्रारंभिक संवेग, ये B का प्रारंभिक संवेग है, तो कुल संवेग इन दोनों का योग, ये अंतिम संवेग है टकराने के बाद का A का और ये अंतिम संवेग है टकराने के बाद B का, तो दोनों के योगफल बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टकराने के पहले का कुल संवेग टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। ये हमारा व्यंजक है संवेग संरक्षण का नियम का, उसकी गणितीय व्याख्या है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसका कुल संवेग संरक्षित होता है, अपरिवर्तनीय होता है। यह संवेग संरक्षण का नियम है, इसको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। तो हम इससे ये कह सकते हैं यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या नियत होता है। अब हम एक इसका संवेग संरक्षण का एक आंकिक प्रश्न करेंगे जिससे आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये नियम एक्चुअली में कहां उपयोग होता है। तो ये हमारा प्रश्न है, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो उनका सम्मिलित वेग हमको ज्ञात करना है। तो किसी भी आंकिक प्रश्न को हम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि दिया क्या क्या है। तो हमें इसमें दिया है वस्तुओं के द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान 1.5 kg हैं, तो हमने m1 और m2 लिख लिया 1.5 kg। प्रारंभिक वेग दिए हैं 2.5, टकराने से पहले प्रत्येक का वेग क्या है 2.5। यहां एक बात गौर से पढ़िएगा, एक दूसरे के विपरीत, एक इस तरफ जा रही है तो दूसरी इस तरफ जा रही है। एक की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दूसरे की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो u1 की वैल्यू प्रारंभिक वेग पहले के लिए 2.5 मीटर पर सेकंड प्लस रहेगी और दूसरे के लिए -2.5 मीटर पर सेकंड माइनस रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमें ज्ञात करना है अंतिम वेग v, इसकी वैल्यू निकालना है। ये स्थिति है कि एक वस्तु A ये आ रही है इस तरफ और दूसरी वस्तु आ रही है इस तरफ, ये चल रही है इस डायरेक्शन में, ये चल रही है इस डायरेक्शन में। ये दोनों टकरा जाती हैं और एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अब हमें ये अंतिम वेलोसिटी इनकी निकालना है, जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा। तो हम एक संवेग संरक्षण के नियम से इसको हल करेंगे। तो देखिए क्या होगा, टकराने के पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। तो टकराने के पहले क्या होगा, m1 द्रव्यमान है और u1 और u2 टकराने के पहले के वेग हैं। तो m1 कुल संवेग निकालना है, तो पहले पिंड का, पहली गेंद का m1 u1, दूसरी गेंद का m2 u2, दोनों का टोटल हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। टकराने के बाद दोनों के वेग v ही होते हैं, ये v वेलोसिटी है अंतिम वेग, ये वाला जो हमको निकालना है। तो m1v प्लस m2v, ये टकराने के बाद का हो गया। v को हम इस तरफ से क्या निकाल लें, कॉमन निकाल लें। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5। u1 की कितनी है 2.5, तो ये हमारा आ गया 2.5 प्लस 1.5 है m2 की वैल्यू और u2 की वैल्यू हमारे पास है वो है -2.5, ये माइनस है, यहां आपको ध्यान रखना है। अब हम इनका और इधर m1 की वैल्यू 1.5 और ये भी कॉमन में है। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का गुणा करें तो आता है 3.75।
और ये आएगा प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस 3.75। 1.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 भी। अब आप देखो ये प्लस का 3.75 है और ये माइनस का 3.75 है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं 3v इक्वल्स टू 0। तो v इक्वल्स टू 0/3 यानी अल्टीमेटली v इक्वल टू 0। यानी टकराने के बाद जब वो एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उनका सम्मिलित वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएंगी, उनकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो चलिए अब हम एक सवाल और करते हैं। प्रश्न ये है कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। आपने अभी तृतीय नियम में पढ़ा कि राइफल से जब गोली दागी जाती है तो राइफल चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, उसी धक्के को हम प्रतिक्षेपित वेग कहते हैं, वो हमको निकालना है। तो हमको इस प्रश्न में दिया क्या क्या है, राइफल का द्रव्यमान दिया है, वो कितना दिया है 4 kg, ठीक है ना। गोली का द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम। अब इस ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में, क्योंकि सवाल करते समय सारी चीज़ें एक ही यूनिट में होना चाहिए एसआई सिस्टम में। तो हमने 50 में 1000 का भाग दे देना है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ हम भाग देंगे, 50 में 1000 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.05 किलोग्राम। राइफल का प्रारंभिक वेग u1 इक्वल्स टू 0 है और गोली का प्रारंभिक वेग u2 इक्वल टू 0 है। इसलिए 0 है कि गोली चलाने से पहले दोनों स्थिर हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ पर ये जो 35 मीटर प्रति सेकंड है प्रारंभिक वेग लिखा हुआ है, ये गोली जो दागी जा रही है उसका अंतिम वेग है। तो गोली किस वेग से छोड़ी गई, 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब जो राइफल में पीछे की ओर व्यक्ति को धक्का लगता है उसको कहते हैं प्रतिक्षेपित वेग, ये राइफल का अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, इसी को प्रतिक्षेपित वेग हम कहेंगे। तो हमने क्या निकालना है, v1 निकालना है। इसको हमने v1 मान लिया है, क्योंकि राइफल के मास को हमने क्या माना था, m1, तो राइफल के अंतिम वेग को v1 मान लिया। तो ये हमको ज्ञात करना है। तो अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, गोली चलाने से पहले का कुल संवेग गोली चलाने के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। रेखीय संवेग बराबर होता है, नियत होता है, संरक्षित होता है। तो अब गोली चलाने के पहले का कुल संवेग, तो हम संवेग का सूत्र जानते ही हैं, द्रव्यमान गुणित वेग। तो चलाने के पहले आएगा m1 u1। देखिए ये m1 द्रव्यमान है और u1 प्रारंभिक वेग है, और m2 u2, तो ये m1 u1 राइफल का और ये गोली का, तो टोटल मिलके हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। और चलाने के बाद का m1 v1, बाद का राइफल का वेग v1 है और गोली का वेग v2 है, तो बाद का अंतिम संवेग आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। इनकी वैल्यू हम रख देंगे। देखिए m1 की वैल्यू 4 है, ये 4 रख दिया, गुणित u1 यहाँ 0 है और u2 भी 0 है। m2 की वैल्यू ये हमने कन्वर्ट करके निकाली 0.05, ये रख दिया। m1 फिर से इस तरफ आएगा तो 4, v1 हमको निकालना है, ये अज्ञात राशि है प्रतिक्षेपित वेग, और m2 0.05 और v2 की वैल्यू 35, ये हमने इसमें मान रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरफ 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 0 का गुणा है, यहाँ 0 का गुणा है, तो ये टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ये क्वांटिटी। तो 0 इक्वल टू 4v1, 0.5 का 35 में इंटू करेंगे तो आएगा, गुणा करेंगे 1.75। अब हमको v1 निकालना है तो हम 4v1 का पक्षांतर कर देंगे, तो ये -4v1 हो जाएगा। तो अब v1 निकालेंगे तो 1.75 में 1.75 में 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, 4 का हम भाग दे देंगे, तो v1 बराबर ये आ जाएगा। जब 4 का हम इसमें भाग देते हैं तो ये आता है 0.4375 माइनस का। अब ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, ऋणात्मक चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि वेग की दिशा गोली के जाने की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आता है। तो ये प्रतिक्षेपित वेग आया, इतने वेग से राइफल पीछे की ओर जाएगी 0.4375। तो आपने देखा गोली का वेग था 35 मीटर पर सेकेंड और राइफल की पीछे की तरफ की वेलोसिटी है बहुत ही कम 0.4375। इसका मतलब न्यूटन का तीसरा नियम ये भी कहता है कि
जरूरी नहीं है कि समान त्वरण उत्पन्न हो, ये निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। ये हमने बात पहले भी समझी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड और ये लास्ट क्वेश्चन है। 100 ग्राम और 200 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। टक्कर के पश्चात पहली वस्तु का वेग 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है और दूसरी का वेग हमको निकालना है। तो ये भी संवेग संरक्षण से होगा। हम ये देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहली वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम, सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, तो 100 में हमने 1000 का भाग दे दिया तो 0.1 किलोग्राम आ गया। दूसरी वस्तु का कितना दिया है 200 ग्राम आ गया। 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 0.2 किलोग्राम आ गया। देखिए सवाल को करने के लिए पहले हमें सवाल को बड़े गौर से पढ़ना पड़ता है कि उसमें हमें क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। फिर हमें देखना है कि वो सारी राशियां हमारी एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट में हैं या नहीं हैं। यदि नहीं है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो हमने 1000 का भाग देके इसको बदल लिया, यह हमारा m2 आ गया। पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग, देखिए ये प्रारंभिक वेग दिए हैं 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये u1 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वस्तु का 1 मीटर पर सेकेंड, तो u2 हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों वस्तुएं टकरा जाती हैं। पहली वस्तु का अंतिम वेग हो गया ये, यानी ये हमारे पास हो गया v1। पहली वस्तु का अंतिम वेग 1.67 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वस्तु का वेग हमको निकालना है, तो दूसरी वस्तु का अंतिम वेग v2 हम फाइंड आउट करेंगे। वही नियम लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम याद रख लीजिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ क्या होगा, टकराने के पहले का कुल संवेग टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। अब पहले का निकालना है तो द्रव्यमान में प्रारंभिक वेग का गुणा होगा और बाद का निकालना है तो द्रव्यमान में अंतिम वेगों का गुणा होगा और दोनों जुड़ जाएंगे। पिछले 2 प्रश्नों में आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हमें वैल्यू रखना है इस फार्मूले में, तो m1 की वैल्यू ये 0.1, u1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड तो ये 2, m2 की वैल्यू 0.2, ये देखिए 0.2, और u2 की वैल्यू ये 1, ये 1 आ गया। m1 वही है 0.1, v1 की वैल्यू ये है 1.67, m2 की वैल्यू ये है 0.2, v2 हमको ज्ञात करना है, ये लिखा हुआ अज्ञात राशि है, दूसरी वस्तु का अंतिम वेग। अब हमने इसको सॉल्व करा तो 2 का 0.1 में गुणा किया तो ये 0.2 आ गया, ये 0.2 का 1 में गुणा किया तो ये 0.2 आ गया। 1.67 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.167 और 0.2 इंटू v2 तो 0.2 v2 हो गया। अब ये 0.2 और 0.2 कितने हो जाएंगे, 0.4 हो जाएंगे, और ये ऐसे ही रहेगा 0.167 प्लस 0.2 v2। अब आप 0.167 का पक्षांतर कर लीजिए, कहाँ, इस तरफ ले आइएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये ऐसे ही कैसा दोबारा आ गया है, यहाँ ये पक्षांतर हमने किया 0.4 माइनस 0.167, इस तरफ ये बचेगा 0.2 v2। यहाँ तक हमने कर लिया। ये अपनी कॉपी में आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हमने कर लिया। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हम आ गए थे कि हमने 0.4 माइनस 0.67 पक्षांतर करके यहाँ से हम लेके आए, 0.2 v2 आ गया। अब 0.4 में से 0.167 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.233। आप इसको घटा के देख लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिएगा और इसको घटाएंगे तो इतना आएगा 0.233। अब ये 0.2 v2 है तो ये 0.2 का पक्षांतर करेंगे, ये गुणा में है तो ये किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.233 अपॉन 0.2। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो फाइनली हमारे पास आता है 1.165 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरी वस्तु का वेग है। तो इस तरह से आपने आज न्यूटन का तीसरा नियम समझा और साथ ही आपने संवेग संरक्षण के नियम को डिटेल में समझा और उसके एप्लीकेशंस यानी जितने सवाल हैं वो आपने किए। और अब आपको क्या करना है कि आपको अभ्यास के कुछ प्रश्न करना है
पहला प्रश्न है न्यूटन का गति का तृतीय नियम उदाहरण सहित समझाइए। दूसरा प्रश्न है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए एवं इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है एक अग्निशमन कर्मचारी फायर ब्रिगेड को तीव्र वेग से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इसका कारण स्पष्ट करें। और चौथा प्रश्न आपको करना है कि यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो ये आपको प्रश्न करना है। अब आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं की मदद से अध्ययन करिएगा। हमारा घर हमारा विद्यालय की समय सारणी आपके पास है। आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में अच्छे से तैयारी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।